Hello students, today we will discuss about marginalization. आज हम हाशियाकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हाशियाकरण है क्या और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हाशियाकरण का क्या अर्थ है और विभिन्न वंचित वर्गों के लिए, हाशिए पर रहे समूहों के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं संचालित की गई हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाशियाकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। हाशियाकरण का अर्थ है किसी को हाशिए पर धकेलना, किसी को किनारे कर देना, अर्थात किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ न पाना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग, ऐसा व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं सका है, वह हाशियाकरण का शिकार है, वह हाशिए पर है। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है। हमारे समाज में अक्सर दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। दलितों के साथ साथ आप स्त्रियों की स्थिति को भी देख सकते हैं। पहले स्त्रियों को भी बहुत वंचित रखा गया, हालांकि अब वो मुख्य धारा से बहुत तेजी से जुड़ रही हैं। कहीं कहीं समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भावना रखते हैं। समाज सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है कि अस्पृश्यता होती क्या है। अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य माना जाता है। अस्पृश्य लोगों के साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना, सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करने आदि पर रोक लगाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा में हाशियाकरण क्या है, मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन। तो शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित उपेक्षित हैं, अर्थात अनुसूचित जात व जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के साथ सदियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये लोग हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद भी उच्च व धनी वर्ग द्वारा जो है उपेक्षित किए जा रहे हैं। ये लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रह रहे हैं। समाज में इन्हें आगे लाने के लिए राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान व सहायता की जरूरत पड़ती है। अनुसूचित जाति को दलित या निम्न जाति के रूप में एवं कहीं कहीं आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 338A के अंतर्गत दो वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि एससी वर्ग के लोगों के लिए तथा एसटी वर्ग के लोगों के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए आयोग गठित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों से संबद्ध क्षेत्रों में इसे समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी संविधान में शामिल किया गया है। उसमें इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या अधिक आयु के बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, उन्हें उनकी आयु के अनुसार
पारंगत करने और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षाओं में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम से तात्पर्य है ब्रिज कोर्स। विभिन्न पाठ्यक्रमों में या विभिन्न योजनाओं में सरकार जो है सेतु पाठ्यक्रम संचालित करती है। जैसे बीच में ऐसा हुआ था कि बीएड वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, इन लोगों को प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनको योग्य नहीं माना जा रहा था। बाद में एनसीटीई ने छूट देते हुए इन्हें फिर से प्राथमिक विद्यालयों की योग्य माना, जिसमें उसने ये कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में बीएड के जो अभ्यर्थी होंगे, इनकी नियुक्ति के बाद इनको एक ब्रिज कोर्स 6 माह में कर लेना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी एक भर्ती हुई है जिसमें 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी वहां पे ब्रिज कोर्स कराया नहीं गया है। तो ब्रिज कोर्स को सेतु पाठ्यक्रम कहा जाता है, किंतु राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार शिक्षा में हाशियाकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों में देखने को मिलता है जिनमें से अधिकांशतः दलित या आदिवासी समुदायों के होते हैं तथा अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर घूमने के कारण उन्हें स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। प्रत्येक राज्य के लिए शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चों पर दृष्टि रखे व उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनका स्कूल में प्रवेश कराए। अब हम देखेंगे कि हाशियाकरण के शिकार जो वर्ग हैं, जो समूह हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो हाशिए पर खड़े विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें पहला है महिला समाख्या योजना। सरकार द्वारा चलाई गई महिला समाख्या योजना शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। इसमें मुख्यतः ऐसी महिलाएं जो हाशिए पर खड़ी, सामाजिक रूप से पिछड़ी व वंचित हों, उनको सशक्त व योग्य बनाती है, जिसमें महिलाएं अलग थलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही होती हैं और दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वे संघर्ष कर सकें। इसलिए यह महिला समाख्या योजना ले आई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1989 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के मूलभूत 5 मुद्दों पर कार्य करता है। पहला, शिक्षा। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा। तीसरा, कानूनी शिक्षा। चौथा, जीविकोपार्जन या आर्थिक। पांचवा है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता। हम देखते हैं कि महिलाएं पंचायत स्तर पर चुनाव में भी भाग लेती हैं और वहां की व्यवस्था को संचालित भी करती हैं। इसके बाद दूसरा है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसी को NPEGEL भी कहा जाता है। इसको हम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखेंगे, जो तीसरा पॉइंट है। तो सर्व शिक्षा अभियान, पहले हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान क्या था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए की गई थी। अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो NPEGEL मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, अर्थात
प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इस योजना के अधीन NPEGEL प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं के लिए अलग से संसाधन उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में अर्थात ब्लॉक में चलाया जाता है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां अनुसूचित जाति जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है। इस योजना के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों में लगभग 35,254 मॉडल क्लस्टर स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं में अगर हम देखें, जो हमारा चौथा पॉइंट है, तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हमें यह विद्यालय कई ब्लॉक में दिखाई भी पड़ता है। तो कस्तूरबा गांधी जो आवासीय बालिका विद्यालय योजना है, यह योजना 2006-07 में शुरू की गई थी। इसमें क्या है, इसमें 75% जो सीटें हैं वो SC ST OBC तथा माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं तथा 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय योजना है जो 1963 में 1963 ईस्वी में शुरू की गई थी। और एक महत्वपूर्ण योजना है जैसे मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन योजना। तो यह योजना 1995 में भारत सरकार द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों हेतु शुरू की गई थी। इस योजना का जो मिड डे मील योजना थी, जो मध्याह्न भोजन योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि विद्यालयों में नामांकन स्तर को बढ़ाना और जो नामांकन हुए हैं विद्यालयों में उसको मेंटेन रखना, अर्थात नामांकन होने के बाद बच्चा स्कूल में उपस्थित भी रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि हाशियाकरण क्या है और शिक्षा में हाशियाकरण से क्या तात्पर्य है, साथ ही हाशियाकरण के शिकार विभिन्न समूहों, वर्गों, व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।